Hello everyone, welcome to my classes. So today is my session started in 5th June paper CSET second. तो ये 5th जून पेपर जो यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया था कंडक्ट किया था और उसका हम जो पेपर सेकंड है सीसेट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पूरी एनालिसिस तो नहीं करूंगा, लेकिन जो फैक्ट जो क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि जो ये फर्स्ट है आपका जो कॉम्प्रेंशन हो गया आपका अनसीन पैसेज, तो आपका जो पैसेज पढ़ने का जो टाइप है किस तरह से हमें पैसेज पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ तो मैंने कि सॉल्यूशन किया है जो इसको जो हिंदी में किया है, दूसरी तरफ आपका इंग्लिश में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में ना, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बताया, इन सिंपल मैटर्स लाइक शूज मेकिंग वी थिंक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, वी थिंक ओनली स्पेशली ट्रेंड पर्सन विल सर्वे आवर पर्पस, बट इन पॉलिटिक्स वी प्रेशर दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट नोज हाउ टू एडमिनिस्टर ए स्टेट व्हेन वी आर इन, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician on the most equivalent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? तो हमको ये देखना है जो इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट मैसेज ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जो लेखक का जो इम्पोर्टेंट जो जो सबसे जो सर्वोत्तम जो उन्होंने जो कि इस परिच्छेद का जो मूल सार क्या है, तो यहाँ पे जिसका आंसर हो गया वो आपका वी एज्यूम, यानी वी एज्यूम दैट इन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन एंड क्वालिफाइड टू एडमिनिस्ट्रेट ए स्टेट। तो आपको जो पैसेज काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, पास टाइम भी कम रहता है, तो आपको जल्दी से जल्दी जो ये निर्णय लेना है कि हमें किस तरह से वी आर राइट आंसर वेट टू दिस कॉम्प्रेंशन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट था। जैसे कि सेकंड में आपका देखना परिच्छेद सेकंड हो गया, कॉम्प्रेंशन सेकंड में आपको इतनी लाइन पढ़नी है, आपको जो सही उत्तर देना है। तो जो इसका सही उत्तर है जो आपका सेकंड वाली क्या है, आपका भारत में अपनाई गई गरीबी गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्या। तो मैंने हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक हो जाती है जब यह समझने की बात आती है कि जो आज कि भारत में गरीबी का प्रश्न कहाँ तक है। यह केवल इसलिए नहीं कि इसलिए परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है कि गरीब कौन है। तो यहाँ आपको जो पैसा है उसको काफ़ी केयरफुली से रीड करना है, और गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि यह इसके अंदर निहित जो अपेक्षा है क्या है आपकी जो, बल्कि इसके अंदर निहित अपेक्षित अधिक मूलभूत जो आपका अवधारणा है, मूलभूत धारणा है, कारण है कि यह जो गरीबी में को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता कहकर वर्णित किया जाता है। यदि गरीबी अंतर्गोत्व उन चीजों से वंचित होना जो मनुष्य के सुख स्वाद को प्रभावित करती, तो आय निर्धनता इसका केवल एक पहलू है। जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ यह कंगाली दशा में नहीं है जिसमें एक व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरी तरह के जो जीवन है, क्या दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसाद के अभाव में भी है, जो सामाजिक बाधाओं और साथ ही साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों के द्वारा प्रदत्त है। निम्न आय की प्रासंगिकता अपने आप पास कम चीज़ों का होना और वे अन्य पहलू भी जिन्हें मानक रूप से आर्थिक निधनता के रूप में देखा जाता है। अंतर्गत सामर्थ्य को कम करने के अर्थात जिन चीज़ों के विकल्प चुनने से लोग वित्तापूर्ण और मूल्यवान जीवन जीते हैं उन्हें अत्यधिक सीमित करने की उनकी भूमिका से समझे। तो ये जो कॉम्प्रेशन मैंने आपको हिंदी में पढ़ के बताई, इसका जो सही आंसर है यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्रेशन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। किस तरह से जो इसमें क्या पूछा है, भारत ने अपने की गरीबी की गणना, तो आप जो विवादास्पद किए तो इसको जो आप एक एक करके जो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि जो आपने यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रेशन में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और जिसका आंसर निकालेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आय निर्धनता भी हो गया, गरीबी गणना की मात्रा मापी क्यों जाती है, तो आई डोंट नो, इसका आंसर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको ए सी लगाया। जैसे कि जीवन निर्धनता से लिखा क्या था। अब यहाँ पूछा है कि जो चौथा है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ। तो यहाँ पे जो लेखक का सारांश क्या है, वो क्या पूछ रहा है कि जीवन निर्धनता से लिखा क्या था। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मानव जीवन में वे सभी संरचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से दूर होती है। ये मैंने जो आपको पीछे जो कॉम्प्रेशन बताया ना, जो आपको पढ़ा है, तो ये उसी में का आंसर है। तो इस कॉम्प्रेशन को आप ध्यान से पढ़िए, और इस तरह से जो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका आंसर है वहां से बिल्कुल निकल के आएगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन लगाया है। ओके, तो जो बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जो आप ये देख रहे हैं ना, एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ती हुई 3 किलोमीटर की दौड़ लगाती है। तो उनकी चाल
3:2 के अनुपात में अगर उन्हें एक साथ ही दिशा में दौड़ शुरू की तो कितनी बार पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गुजरेगा दौड़ शुरू करने की स्थिति में। तो ये आपका थोड़ा सा मैथ्स पोर्शन आता है, तो इसका जो सही आंसर है थर्ड है। ओके, थर्ड है। अब यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण की निरूपित करें जिसका मूल स्थान उसी से लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करेगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कि अगर आपने जो इन अक्षरों को क्या है अल्फाबेट में जमाया होगा तभी आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर है OFXMPLD। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन है, जो 150 प्रतियोगिता वाले किसी तरह टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर जाता है। यह निश्चित किया कि कोई भी बाजी बराबरी ट्राई ड्रा पर निर्णीत नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजी खेली गई। तो इसका आंसर है 149। ये थोड़ा मैथ्स पोर्शन का है। जैसे 3 अंक की कितनी धनपूर्ण संख्या है, अंकों का प्रयोग दोबारा आपका क्या है दोबारा किए बिना इस प्रकार की संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से विभाजित। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर 12, आपका ना 12 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे दिए गए प्रश्न को कथनों पर विचार कीजिए। क्या x पूर्णांक है। क्या कथन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है x/3 पूर्णांक नहीं है। कथन 2 3 x पूर्णांक है। बेसिकली जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है काफ़ी डिफिकल्ट पूछता है। तो आपको क्या जो आपका जो आंसर देने का तरीका है, जो आप एक को सॉल्व करेंगे दूसरा आता है तीसरा आता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इनमें से एक सही है। क्या पूछ रहा है, इनमें से राइट आंसर पूछ रहे हैं ना, तो इनमें से कौन सा एक सही है पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ इसका आंसर है डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न को उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है। क्या आपका पर्याप्त नहीं है बोल रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसका आंसर निकालना है। अब यहाँ देखिए एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई, तत्पाद कीमत को 20% घटा दी जाए और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। तो बेसिकली ये क्या है, जब आप परसेंट का जो सवाल हल करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो उसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो सही आंसर है 10% है ना। तो ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कॉम्प्रेंशन आया। कॉम्प्रेशन में काफ़ी लंबा कॉम्प्रेशन है, तो ये आप देखिए किस तरह से मैंने जिसको हिंदी में पढ़ा है और मैं आपको हिंदी में बताता हूँ पढ़ के। तो देखिए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकते, इसलिए वर्तमान जीव समूह के पर्यावरणीय महाविपत्तियों के लिए जो जीवन की राह में खड़ी है पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकती। इसका परिणाम यह है कि वे प्रजाति विलुप्त हो जाएंगी जो पर्यावरणीय प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। उत्तरजीविता की इस विफलता का उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में उन जीनों को कहा जा सकता है। क्या उन जीनों को कहा जाता है जो भूवैज्ञानिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं, संक्रमण, रोग आदि की झेल पाने में असमर्थ है। अब बोल रहे हैं पृथ्वी पर जीवों की विकास है, जो इवोल्यूशन प्रजातियों के विलुप्त होना एक प्रमुख विशेषता है। वर्तमान पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं। उसके बाद तथापि 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर अब विलुप्त हो चुकी, एक बार फिर सृष्टिवादी सन्यासी सिद्धांत इस बात का संतोषजनक समाधान देने में असफल हो जाती है कि क्यों एक दिव्य सृष्टिकर्ता पहले तो लाखों प्रजातियों का सृजन करता है और फिर उन्हें समाप्त हो जाने देता है। विलुप्त जीवन के बारे में डार्विनवादी व्याख्या एक बार फिर सरल, सुचारू और एकदम युक्तियुक्त हो जाती है। जीवों का जो जीवन उन पर्यायवाची जैविक हमलों के विलुप्त हो जाती है जिनके सामने उनको वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझते। इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं, विकास होता है। यही सत्य कि विकास की क्रियाविधि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन प्रस्तुत किया का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आगमन हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन के 2 केंद्रीय विचारों में से किसी का भी किसी जंतु वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जीवाश्मी अनुवांशिकी या भौतिकी साक्ष्यों ने खंडन नहीं किया। यदि धर्म का विचार न करें तो डार्विन के नियम ठीक ठाक कोपरनिकस, गैलीलियो हो गया, आपका न्यूटन हो गया और आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित नियमों की तरह ही स्वीकारता है कि ये प्राकृतिक नियम समुच्चय है जो भूमंडल में प्राकृतिक घटना को करता है। तो इस तरह से जो आपका कॉम्प्रेशन है, तो उसमें जो आप कॉम्प्रेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर है सी, आपका 1 और 3, आपका सी 1 और 3 4 इसका सही आंसर। देखिए मैंने किस तरह से ऑप्शन एलिमेंट किया। यहाँ पे मैंने जो 2 स्टेटमेंट को मैंने पकड़ा, सभी वर्तमान प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, जबकि जो इस कॉम्प्रेशन में ऐसी कोई बात कही नहीं जा रही है। तो यू कैन से दैट दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर सी 1 3 4। ओके, अब यहाँ पे इस परिच्छेद कहते हैं कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने इसके लगाया इसके लिए कोई खंड साक्ष्य नहीं है। ओके, सी ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इस परिच्छेद में समझने की पूर्व धारणा है, यानी क्या पूछ रहा है, जो आपने जो कंप्रेशन जो स्टडी की, जो आपने भी पढ़ाई की, उसमें ये पूछ रहा है कि जिसकी पूर्व धारणाएं क्या बनाई गई है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन निकलेगा सी, यानी जो केवल जो डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका जो सही ऑप्शन है केवल 1 आएगा। केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिसमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होगी। मतलब क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये जो कॉम्प्रेशन पढ़े हैं उसमें से ये आंसर निकल के आया। उसके बाद आपका
आपका जो तीसरा है आपका, इसमें क्या है, स्थिर के बारे में पूछा है। जो स्थिर आर्थिक समृद्धि, उच्चतर साक्षरता और बढ़ते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या क्या है आपका, अत्यधिक तेज बढ़ी। तो इस संपन्नता से सीधे परिणाम से यह कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग में बदलाव आए हैं। लोग दुग्ध उत्पाद, मछली और मांस जैसे उच्चतर प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे, जिन क्या सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत मशीनों हो गया, आपका औजारों हो गया और मोटर वाहनों बढ़ते उपयोग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता है। तो अब हमने क्या, वी कैन रीड दिस केयरफुली दिस पैसेज कंप्रीहेंशन। ओके, अब इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, अब हम देखते हैं। तो सी, देखिए इसका जो सही आंसर है, आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणाली में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। अब जो हमने जो ये आपका जो मैथ्स पोर्शन से है, एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो इसके लिए काफ़ी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ना। अब यहाँ पे देखिए, फिर आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के सदस्य हैं। क्यू का पति पत्नी आर है, टी की माता यू है और यू की पुत्री एस है। तो आपको क्या है, इसको जो एक वंशावली क्रम के अनुसार से आपको काफ़ी फास्ट हल करना है। इसका सही आंसर है क्यू की पोत्री दादरी, दादरी मतलब टी है। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट आया आपका स्टेटमेंट और कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखिए आप किसी राज्य के, हाँ अब यहाँ पे देखिए किसी राज्य की 3 शहरों के पी की और आर के बारे में नीचे दिए गए प्रश्न कथन पर विचार कीजिए। प्रश्न बोलता है शहर पी शहर क्यू से कितनी दूर है, ये आपका कथन क्वेश्चन है। फिर कथन बोलता है शहर क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है। कथन 2, शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सी है भैया। तो जब आपको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकलेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब दोनों रॉन्ग है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए 2 कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, या दिख रहे हैं 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। फिर क्या, यद्यपि सामान्य ज्ञात असंगत प्रतीत, क्या आपका असंगत प्रतीत होता है तो भी इनको सत्य माना कि सभी निष्कर्षों को पढ़िए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा तर्कसंगत रूप से अनुमानित है। तो यहाँ पे लिखिए सभी कलमें किताबें हैं, कोई कुर्सी कलम नहीं है, सभी कुर्सी किताबें हैं, सभी कुर्सियां कलमें हैं, सभी किताबें कुर्सियां हैं, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट ना। इसका सही आंसर है इन निष्कर्षों में से कोई भी अनुमानित नहीं होता, अर्थात ये दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है ना। अब यहाँ पे उसी के अनुसार देखिए 1900 क्वेश्चन, ये भी वही है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक है, कुछ सभी शिक्षक इंजीनियर है, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर है, सभी इंजीनियर डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है। जब आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है ना आपका सीसेट का, तो आपका ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से निकल के आंसर। जैसे कि मैंने लगाया सी ऑप्शन, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष जो 3rd है दोनों क्या है, इसमें दोनों बिल्कुल सही है ना। तो जो कथन जो कह रहे हैं ना वो दोनों निष्कर्ष सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 विद्यार्थी हो गया, ये आपका जो सर्कल वाला क्वेश्चन है ना आपका 8। तो 8 विद्यार्थी ABCDFG और किसी वृत्ताकार मेज परिपथ मेज के केंद्र के उन्मुख किए हुए एक दूसरे समान दूरी पर बैठे, किंतु आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बी और डी ना तो सी के सन्निकट है, ना ही सी ठीक ना ही सी क्या ठीक सामने बैठे हैं। ई और डी के बीच में ए बैठा है, बी और एच के बीच में एफ बैठा है, लेकिन कौन सा एक निश्चित रूप से है। तो इसका आंसर है कोई भी व्यक्ति सब एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा ना। तो इस तरह से जब आपने प्रैक्टिस किया होगा तब ये क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। सी सेट काफ़ी टफ रहता है, कई बार होता है कि हमारा फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जो सेकंड पेपर में हमारे मार्क्स नहीं आता तो हम रुक जाते हैं। इसमें टोटल क्या 80 क्वेश्चन आते हैं। इसके इस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी श्रेणी क्या है, देखिए यूपीएससी में जो इस साल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका 2022 में, आपका पॉलिटी से क्या 10 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से क्या आपका 16 क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से 10 क्वेश्चन है, और क्या IR हो गया आपका जो इंटरनेशनल से रिलेशन से क्या है 15 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। तो देखिए वेटेज कितना है, सभी पॉलिटी से 10 हो गया, IR से 15 हो गया, इकोनॉमिक्स से 20 हो गया, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कितना हो गया 16 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरफ से क्या यूपीएससी अपना क्या एक बेस बनाती है, तो आप लोगों को किस तरह से ध्यान से इसको पढ़ना है। ओके, हम कौन से क्वेश्चन में थे ये देखते हैं हम आगे। हाँ, तो हमने आज यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है आपका हो गया मानव विकास से संबंधित ना। तो इस कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। देखिए मानव विकास की प्रगति, आपका मानव विकास की प्रगति बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा आपका खतरा
इस रूप में दिखाई देता है कि उत्पादन उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन आधारणीय बढ़ती जा रही है। वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है। क्या निर्भर है? अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप आधारणीय है क्योंकि ये संसाधन सीमित है। मानव विकास के संयंत्र में आधारणीय बनने के लिए आर्थिक समृद्धि और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच घनिष्ठ संबंध को पृथक करने की जरूरत है। कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग का प्रसार कर सार्वजनिक परिवहन तथा आधारित संरचना विशेष निवेश कर चुके, अति दुष्प्रभाव को कम करना आरंभ कर दिया, किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिचित ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने। तो इसका जो उत्पादन में स्वरूप में आधारित है किस प्रकार है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका 1 और 2। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो आपका पुनर्चयन प्रश्न, ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो आपके पास 2 बचता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका 1 और 2 ना, इसका सही आंसर है 1 और 2 आंसर हो गया। उसका नेक्स्ट देखते हैं विकसित देश। विकसित देश विकासशील देशों में धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो मैंने तो लगाया फर्स्ट ऑप्शन से एलिमिनेट, फर्स्ट ऑप्शन का सही है। उसके बाद देखते हैं हम जो परिच्छेद सेकंड, जब तक उन शक्तियों प्रवृत्तियों को क्या है पर्यावरण को नष्ट न करने के लिए उत्तरदायी निकट क्या है आपका जो भविष्य में आपका जो है ना भविष्य में नियंत्रित नहीं किया था, तो अनाच्छित क्षेत्र में वृहद पैमाने पर वर्णनात्मक आरंभ नहीं किया था, विषम जलवायु दशाएं और पवन तथा जल के द्वारा होने वाले भूरक्षण तक इस सीमा तक बढ़ जाएगी कि धीरे धीरे कृषि जो हमारे लोगों का मुख्य आधार हो गया असंभव हो जाएगी। विश्व के मरुस्थल देश और राजस्थान के हमारे अपने मरु प्रदेश वृहद पैमाने पर वनोन्मूलन के दुष्परिणामों की भयावह याद लेते हैं। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो इसका जो ट्रांसलेट होता है आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इसमें जो वर्ड होते हैं कई बार क्या है हमें समझ में नहीं आती। जैसे कि मरु सदृश भूदृश्य, अब गंगा सतलुज के मैदानों और दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों में अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगते हैं। तो जहाँ कुछ ही दशक पूर्व क्या है आपका बारहमासी हो गया, सभी सरिताओं स्रोतों के साथ हमें हरे भरे वन हुआ करते हैं, वहाँ अब सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर सूखी सरिताएं सूखी सोते हुए हरियाली से रिक्त भूरे मैदान दिखाई देते हैं। तो जो इसका वन क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंतर्गत तो निम्न से क्या पढ़ना है, इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन 1 और 3 है ना इसका सही आंसर। तो मैंने क्या जो 2 ऑप्शन है उसको इलिमिनेट कर दिया ना। तो जैसे आम आदमी के लिए जमीन कमी, ये बात कहीं कॉम्परेशन में कहीं नहीं गई है, तो आप क्या 2 ऑप्शन को इलिमिनेट कर देंगे ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका ये हो गया आपका सीक्वेंस से सीरीज श्रृंखला हो गया, तो 20 10 10 15 30, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो इसका सही आंसर है 225 आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए किसी पहचान की, ये काफ़ी मतलब वाहिद और मुझे बहुत ही घटिया किस्म क्वेश्चन लगा। ये टोटल आपका समय बढ़े, तो इसका जो सही आंसर है आपका 8 होगा ना। अब उसके बाद इतने यहाँ पे जो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, 2 मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए कहाँ पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 2 मित्र एक्स और वाई दौड़ना आपका शुरू करते हैं। 2 मित्र जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 2 फ्रेंड्स आर रनिंग एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद जो एक्स क्या है बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है जबकि वाई दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे के लिए, तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। तो दोनों मित्र कितनी दूरी पर है एक दूसरे से, 100 मीटर इज करेक्ट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका कैलेंडर से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से जून 2099 में किस दिनांक को रविवार होगा। तो इसको क्या है आपको सॉल्व करना है। जो ट्रिक्स है आपका जैसे कि मैं पढ़ता हूँ मधुकर कोटवे सर की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बताई थी कि हमें कैलेंडर इसके ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड किया है, तो इसका सही आंसर होगा D7 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत घुमावदार लगेंगे, जैसे कि 1840 के एक बिल का 50 रुपये 20 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कितने 1840 को ना, तो कुल मिलाकर 50 नोट में काम में निम्न कथन से विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़े से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, इसमें से कौन सही नहीं है, तो ये तीनों सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, DA 123 होगा। अब यहाँ पे देखिए जो मैथ्स का पोर्शन सवाल है, 2 क्या है आपका कि कौन सी संख्या लघुत्तम पूछा है, 2/40, 3/21, फिर 4/22, फिर 8/12। तो इसका सही आंसर हो गया 3/21 होगा, इसका सही आंसर होगा ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। अंक 1 से 9 तक 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक है और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की क्या है आपकी 2 गुनी है, और तीसरी पंक्ति बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है। किसी अंक को 2 बार रखने की अनुमति नहीं, यदि 4 अंक 2 3 7 और 9 में से केवल 3 अंकों को पहली पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए करने की अनुमति हो। 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करने की कुल कितने ऐसे संयोजन, तो इसका आंसर 4 है, आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर आपका कॉम्प्रेशन आ गया, तो कॉम्प्रेशन में ये आपका जो आपका कॉम्प्रेशन है पैसेज है उसमें भी बहुत लंबा है। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ ना, तो आप वो जो ये आंसर है, विश्व में जैसे कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्न हो गया की उत्पादकता स्थितिक सीमा तक पहुंच गई है। उपज क्या है आपका, उपज को ना तो नहीं, क्या है आपका उपज को ना तो नहीं किस्में और नई अनोखी रसायन बढ़ा रहे हैं, और नहीं है वैसी काफ़ी जमीन बची जिन पर खेती नहीं हुई और उन पर किसी का उपयुक्त है। यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहे तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदल रही है। बहुत सा यह परिवर्तन पश्चिमी जगत अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा लाया जा रहा है। पश्चिम में विकसित तकनीकी कुछ स्थानों पर उष्ण कटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अपनाई जा रही है। प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू न की जाए। तो विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है जितना कि यह आनुवंशिक रूपांतरण में नवीनतम तरक्की पर लागू है। आज की सिस्टम कृषि प्रणाली को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तथा ऐसे सरल मामलों में भी कि कितना और कब उर्वरक प्रयोग करना चाहिए पहुंचाया जाए, और क्या इसे मान्यता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगी। इस तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाएं जैसी चीजें भी बढ़ेगी जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बजट तक ढुलाई की जा सके और उनकी बर्बादी रोके। तो यहाँ पूछा इसकी जो पूर्व धारणाएं क्या है, यहाँ पे क्या है जिस कॉम्प्रेशन में इसकी पूर्व धारणा क्या है, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 हो गया ना। तो इसमें जो दोनों बात है वो सही कही गई है। कृषि प्रौद्योगिकी के विकास विकसित देशों तक सीमित है, कृषि प्रौद्योगिकी के विकास देशों में नहीं अपनाएंगे, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद पूछा है उपयुक्त परिचित के आधार पर निम्न पूर्व धारणाएं बताइए, तो इसका जो सही ऑप्शन है केवल 1 हो गया ना। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब तीसरा देखते हैं आपका उपयुक्त परिचित पदार्थ की पूर्व धारणाएं क्या है। तो जो भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। कॉर्पोरेट कृषि गरीबी देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभ, ऐसी कहीं कॉम्प्रेशन में बात नहीं कही गई, दैट इज रॉन्ग आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल फर्स्ट जो आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो ये वर्ण है ABCD और इस तरह व्यवस्थित किए हैं कि ए और ई के बीच यथार्थ 2 वर्ण है, इस तरह कितनी व्यवस्थाएं, तो ये इसमें आपका 24 वर्ण व्यवस्थाएं बनेंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिए गए प्रश्न कथन पर विचार कीजिए। जैसे कि यहाँ पूछता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या ZX का भाई है, क्या ZX का भाई है। ओके, तो कथन बोलता है Y का भाई X है और Z का भाई Y है। कथन 2 X Y और Z सहोदर भाई बहन है, तो इसमें से कौन सही है। तो देखिए कथन दोनों प्रश्न को देने के लिए पर्याप्त नहीं है, सही आंसर ये है। अब देखिए 1.01 किलोमीटर की लंबी सड़क के किनारे पर एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधे के बीच कुल दूरी कितनी है। इसका सही आंसर है 40 मीटर। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए A B और C तीन स्थान इस प्रकार हैं कि जो आपका A से B के लिए तीन रास्ते हैं। क्या है आपका 3 रास्ते हैं। उसके बाद A और C के 3 भी रास्ते। इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति कितने मार्ग से A से C तक जाता है, तो इसका आंसर 15 है। देखिए अब 38 क्वेश्चन है। ए के पास कुछ सिक्के, इनमें से आधे सिक्कों में 2 सिक्के मिलाकर बी को देता है, बी उनमें से आधे सिक्के में 2 और सी सिक्के मिलाकर सी को देता है, सी उनमें से आधे सिक्के में 2 और सिक्के मिलाकर डी को देता है। तो ये थोड़े से पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसका सही आंसर है डी 52। अब यहाँ पे देखिए श्रेणी A B C समी स्थान में क्या है, कौन सा पढ़ाएगा, इसका आंसर है आई हो गया ना। अब यहाँ पे जो 3 व्यक्ति A B और C किसी ये पंक्त श्रेणी का है, किंतु औसतन किसी क्रम में है। जो आपका A और B के बीच कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। B तथा C के बीच कितने, 7 व्यक्ति हैं। यदि C के आगे 11 व्यक्ति हैं और A के पीछे 13 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में खड़े व्यक्ति की न्यूनतम संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका 22 है ना, ए ऑप्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है आपका, क्या किसी आर्थिक संगठन में आपका क्या है, मानव की मौसम विकास से लाभान्वित होने का अवसर मिले और आपको उससे फुर्सत की बहुत अच्छी जीवन के लिए जाती है, और बौद्धिक गतिविधियों तथा आपका क्या है, बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचि रखने वालों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत हुआ होती। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इससे आवश्यक रूप में शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए, और आने की दृष्टि से साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपायता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इसको डी ऑप्शन लगाया। ओके, यहाँ पूछे इस परिषद के अंतर्गत सही स्वर जो इसका जो केंद्र जो मूल बिंदु वहाँ कहाँ पे इंगित होती है ना। उसका नेक्स्ट देखते हैं परिच्छेद में क्या है आपका, अगर उपहार जब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें कम रोमांच पैदा होते हैं, तो शायद इसलिए क्या है आपका, शायद इसलिए कि हम जो देने के आनंद की पूर्णता को उसके साथ साथ पाने की आनंद की पूर्णता को भी खो चुके हैं। तो क्या है, बच्चों के डर पैने हो गए, उनके दुख तीव्र होते हैं, लेकिन ये बहुत आगे तक बहुत पीछे तक नहीं देख पाते, इनके आनंद स्पष्ट पूर्ण होते हैं क्योंकि अभी उन्हें हर विषय पर हमेशा किंतु जोड़ना नहीं सीखा है। संभवतः हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित, अत्यधिक संशयी, शायद हमारी कुछ परेशानियां घट गई हैं अगर हम उनके विषय में कम सोचें और अपने मार्ग में खुशी का आनंद अधिक एकनिष्ठ होकर उठाएं। तो जिसका जो सही आंसर क्या है ना, इसका सही आंसर है उपहारों से वयस्कों को कम रोमांचित महसूस करने को एक से अधिक कारण हो सकती है। जो ये कॉम्प्रेशन है उसका जो मूल क्या है, सही आंसर ये है ना। अब हम नेक्स्ट आंसर देखें।
उसके बाद इस परिच्छेद का लेखक किसके विरुद्ध है? तो देखिए अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, तो ये जो ना स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो मान लीजिए ए बी और सी शून्योत्तर है अभिनंदन, तो इसको तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसमें सही आंसर पता नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी थोड़ा घुमावदार है, एक संख्या आधारित वाला है जिसकी 3 अंक की व्यक्ति का विज्ञान पिन है। पिन में 1 से 7 तक अंक है, कोई अंक दोबारा नहीं आता। पिन के अंक बाएं से दाएं तक घटते क्रम में पिन के लेकिन 2 अंकों के बीच कम से कम 2 अंक का अंतर है। अधिकतम कितने प्रश्न पिन का निश्चित पता लगाता है? पता नहीं है। अब किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाला 8 बिंदु है, तो आपको एक सर्कल खींचना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है 24 आंसर है, 24। नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे देखिए 24 पुरुष और 12 महिलाएं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 24 पुरुष और 12 महिलाएं एक मात्रा को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम कितने दिन? तो इसको आपको क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन डी है। और यहाँ पे देखिए 9 1 19 1 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 मल्टीपल 95 मल्टीपल 96 मल्टीपल 97 गुणा मल्टीपल 98 मल्टीपल 99 को 12 से विभाजन पर ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर लंबी हो गया ना आपका, ये जो 20 सेंटीमीटर लंबी और जो आपका 8 सेंटीमीटर का आपका 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के बारे में किस कथन पर विचार कीजिए। तो इस चादर को ठीक ठाक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। इस चादर को समान क्षेत्रफल 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन देते हैं। जब एक संख्या का एस का आपका 70% एक अन्य 70% तक एक अन्य क्या आपका जोड़ा जाता है, 70% की एक अन्य संख्या y से जुड़ा जाता है, तो उनका योग क्या y के मान का आपका क्या है? आपका 165% हो जाता है। जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या से जुड़ा जाता है तो उनका जो योग है z के मान के 165% होता है। लेकिन कौन सा एक सही है? तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट है, z y से बड़ा है x से बड़ा है z। ओके, फिर आपका कॉम्प्रेशन आता है। इसमें आपका जो कॉम्प्रेशन है एक अनुसंधान क्या होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहित क्या आपका अनुसंधान को प्रोत्साहित किया, न केवल उन मामलों में जहां अनुसंधान आवश्यक है बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकर विषयों में भी। वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी पूरी तरह मूल्यहीन नहीं होता। यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, अनुसंधानकर्ताओं का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषक के लिए उसके परिणाम महत्वपूर्ण हो, जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों किसी आधारभूत सामान्यीकरण के आधार पर विस्तार कर सके। किंतु जहाँ अनुसंधान मौलिक नहीं है और सिर्फ विद्यमान समाज को फिर से व्यवस्थित करने के रूप में बना है, जहाँ इसका उद्देश्य वैज्ञानिक नौकर साहित्यिक या ऐतिहासिक है, तो यह आशंका है कि यह पूरा कार्य निरर्थक कर रह जाए। तो जो लेखक के जो पूर्व अवधारणा इसके बारे में पूछे कि सही स्टेटमेंट होगा, यह कुछ न कुछ मूल्य के बिना होता है। ठीक है, सही। अब लेखक अनुसार दूसरे स्टेटमेंट में क्या है? किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व होता है, तो ये सी ऑप्शन इससे करेक्ट। अब यहाँ देखते हैं जो आपका कॉम्प्रेशन नंबर सेकंड में बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जाता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आपको क्या ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह कि भारत में 120 दिनों जून से सितंबर तक के दौरान अत्यधिक वार्षिक वर्षा का 75% जल प्राप्त होता है और से 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है। जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह से प्रबंधित और विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर जल का उपभोग बना रहे। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आपका डी, बांधों और जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार बफर रखना ना। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आया है जो आपका ये मैथ्स का पोर्शन क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके 15 मल्टीपल 14 मल्टीपल 13 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 बराबर 3 mm। तो इसका सही आंसर है आपका क्या है? 6 इसका सही आंसर हो गया। अब ये आपका सीक्वेंस का जो श्रृंखला का है आपका क्वेश्चन है 2 12 86, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 252। ओके, अब यहाँ पे एक शून्येतर अंक है, क्वेश्चन नंबर 56 एक शून्येतर अंक है ना।
आपका क्या है, अंग्रेजी बोलने का में एक स्वर और एक व्यंजन कैपिटल में पासवर्ड बनाने में इस तरह से प्रयुक्त की जाने कि हर पासवर्ड जो स्वर से शुरू हो ना, जो क्या बोल रहा है, हर पासवर्ड स्वर से शुरू हो और व्यंजन पर समाप्त हो। ऐसे कितने पासवर्ड बनाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 945। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब यहाँ पे 57 क्वेश्चन देते हैं। किसी मेज पर 9 प्याले इस तरह सजा कर रखे हैं कि उन पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान है। तो इनमें 6 प्यालों में काफ़ी और 3 प्यालों में चाय है। इन्हें कितने प्रकार से इस तरह रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक। तो आई थिंक मुझे लगता है आप जो एलसीएम निकालते हैं ये उस टाइप क्वेश्चन है। तो ये डी, कितने रखे जाते हैं काफ़ी प्याले? 81 रखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 58 क्वेश्चन, 3 क्रमागत हो गया आपका ना, ये 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के क्या बराबर है। तो ऐसी कितनी संभावना हो सकती है? तो केवल आपका क्या है, आपका 3 संभावनाएं हो सकती है ना। तो ये करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं फिर उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, 0 एक्स पॉइंट रूट की कितनी संख्या है जहाँ एक्स और वाई की भिन्नतर शून्य अंग है। तो इसका मुझे आंसर पता नहीं है। अब ये जो इजी क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार क्या है? 40 किलोग्राम है। बी डी ई का औसत भार 42 किलोग्राम है और एफ का भार बी के भार के बराबर है। तो ए बी सी डी ई और एफ का औसत भार कितना होगा? तो सही ऑप्शन मैंने निकाला 41 किलोग्राम, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका क्या पैसेज आ गया, तो निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके जो नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल जो क्या है, आपका परिच्छेदों पर ही आधारित। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आपका आंसर होना चाहिए इन परिच्छेदों पर ही होना चाहिए। जैसे पिछली 2 या 3 पीढ़ियों में व्यक्तियों की सतत बढ़ती हुई संख्या मनुष्यों की तरह नहीं है, वरन केवल कामगारों की तरह जीवन जीती है रहती है। अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि जो व्यक्ति है ना, आध्यात्मिक तत्व की संबंधता नहीं हो पाती, वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। वह मनन नहीं करना चाहता, यदि वह चाहे तो कर भी नहीं पाता। वह तलाश करता है, क्या वह तलाश करता है, पर आत्मोन्नति की नहीं बल्कि मनोरंजन की तलाश करता है, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो और अपनी सामान्य गतिविधियों को भूल जाए। इसलिए हमारे युग की तथा कथित संस्कृति नाट्य कला की अपेक्षा, चलचित्र पर, गंभीर साहित्य की अपेक्षा समाचार पत्रों हो गया, पत्रिकाओं और अपराध कथाओं पर अधिक आधारित है। तो जो यहाँ पे लेखक पूछते हैं, इस परिच्छेद पर विचार आधारित है। क्या विचार है? कि मनुष्य को जो अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करते क्योंकि उसे मनोरंजन प्रिय है और मानसिक रूप से खाली है। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट है आपका जननांकी लाभांश। जो आपका पैसेज सेकंड है आपका क्या, जननांकी लाभांश के अवसर क्या आपका जो भारत में शुरू हो चुका है और जिनकी कुछ दशकों तक चलने की संभावना है, एक बहुत बड़ा संभावना समय है। जननांकीय लाभांश बुनियादी और पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है, जिसका विलोमता अर्थ है कि अति युवा जो अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। आयरलैंड को और चीन के अनुभव से हम जानते हैं कि यह ऊर्जा के स्रोत है और आर्थिक समृद्धि का इंजन होता है। तो जननांकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की क्या है, जननांकीय जो लाभांश है उसे किसी देश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने को होती है, क्योंकि किसी भी देश में कार्यकारी जो आपका आयु जनसंख्या है वो मुख्यतः क्या है, बचत कर होती है। और चूंकि बचत दर समृद्धि की महत्वपूर्ण चालक होती है, इससे हमारी समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलती है। तथापि जननांकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर होती है और इसका निहितार्थ है शिक्षा, कौशल अर्जन और मानव की पूंजी की महत्ता को स्मरण दिलाना। तो इसमें जो पूछ रहे हैं, जब जननांकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्न में से क्या आवश्यक घटित होती है? तो निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। तो ऑप्शन तो इसमें जो ऑप्शन है केवल 2, मैं पूछ क्या है, सही उत्तर पूछ रहे ना, तो इसमें तो कहीं ऐसी निरक्षर वाली बात कहीं नहीं है। तो ये जो इसका ऑप्शन क्या है, केवल 2, अति वृद्ध और अति युवा का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब बोल रहे इस परिच्छेद में निम्न से कौन सा अनुमान नहीं निकालता है? तो जो ना तो सेकंड और ना ही दूसरा, तो दोनों नहीं निकालता। देखिए क्या बोल रहा है, जननांकीय लाभांश किसी देश के लिए तेजी से आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य है। तो इसको पहला ऑप्शन को तो मैंने ऐसे एलिमेंट कर दिया। उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेजी से आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, तो ना तो एक नहीं दो। अब यहाँ पे देखिए काफी इजी क्वेश्चन पूछा है मैथ से। 5 मित्र है पी क्यू एक्स और वाई, जेड ने कुछ नोटबुक खरीदी और संगत सूचनाएं नीचे दी गई। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है एक्स ने क्या किया, आपका देखिए ना, यहाँ पे एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उसमें 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी।
दूसरा बोल रहा है पी और क्यू ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी। तीसरा बोल रहा है पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक क्यू ने खरीदी। फिर एक्स और वाई ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदी और जो एक्स ने क्या किया, जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक पिन खरीदी। तो ये बेसिकली क्या है, आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपये तो सभी नोटबुक की कुल लागत कितनी है? तो इसका सही आंसर निकलता है आपका 2600। तो मैंने इसको सॉल्व किया और जो क्या 600 मैंने इसका क्या 20,600 इसका मैंने फाइनल आंसर निकाला। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 2600 ना। उसके बाद देखते हैं जो आपका, यदि कोई व्यक्ति घर से, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन, यदि घर से क्या 2:30 बजे ना 14:30 बजे निकला और यात्रा कर पहुंचे तब गांव घड़ी में क्या 15:15 मतलब 3:15 बजे थे। तो यदि समय दिखाया वहाँ 25 मिनट रुककर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा क्या 1.25 गुना लंबे मार्ग से दोगुना चार्ज से यात्रा कर क्या है 16 यानी 4 बजे अपने घर पहुंचा, तो घर की घड़ी तुलना में गांव की घड़ी कितनी है? तो यहाँ पे इसका सही कितनी आंसर है, 5 मिनट तेज है ना। जो गांव की घड़ी क्या है, जो शहर की घड़ी जब वहां से निकला जो व्यक्ति, तो उस घड़ी से कितने 5 मिनट तेज है। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति कुछ कल में ना, तो ये देखिए आपका कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति एक कुछ कल में 6 बच्चों जो ए बी सी डी और एफ में बांटता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को जो मिली कलमों की संख्या से 2 गुनी है, तो जो सी को मिली कलमों की संख्या 3 गुनी, तो डी को मिली कलमों की संख्या 4 गुनी, ई को मिली कलमों की संख्या 5 गुनी और एफ को मिली कलमों की संख्या 6 गुनी। तो एफ को न्यूनतम कितनी कलम करनी चाहिए कि हर एक को मिली कलम की संख्या सम संख्या हो? इसका सही आंसर है 294 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 68 का है। इसकी 6 व्यक्ति हैं जो आपका ना ए बी सी डी ई, आपका ना ए बी सी डी ई और एफ किसी वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख किए हुए, किंतु वो एक दूसरे के एक समान दूरी पर बैठे ना एक दूसरे। तो यहाँ पे कथन दिया एक की ठीक बाईं ओर कौन बैठा है बोलता है ना, और सी के ठीक सामने बी बैठा और ई की ठीक सामने डी बैठा। तो आपको क्या है सर्कल चक्र बनाना पड़ेगा। बी की ठीक बाईं ओर एफ बैठा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो आयु, जो एज रिलेशन है, वहां से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। देखिए मनीषा की आयु क्या है, यहाँ पे बताया स्टेटमेंट में फर्स्ट में कि मनीषा अपनी मनीषा अपनी माँ से कितनी वर्ष छोटी है, आपकी 24 वर्ष छोटी है ना। और कथन 2 में स्टेटमेंट क्या बताया, 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ की आयु 3:5 के अनुपात में होगी। तो इसका सही आंसर है कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सही ऑप्शन है आपका सी, जो करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद देखते हैं आपका ये रीजनिंग का सवाल है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व किया कि जो आपका 6 व्याख्यान है आपका ए बी सी डी और एफ, जो प्रत्येक घंटे की अवधि की है प्रातः 8 बजे और अपराह्न 2 बजे के बीच नियत किए गए हैं। तो मतलब जो 6 व्यक्ति हैं अपना जो व्याख्यान देते हैं प्रत्येक 1-1 घंटे में क्या है आपका लेक्चर देते हैं। प्रातः 8 बजे चालू होता है और 2 बजे तक। तो देखते हैं क्या क्या व्याख्यान है। तो कथनों पर क्या लिखे, तीसरी व्याख्यान अवधि पीरियड में कौन सा व्याख्यान। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है ना कि जो तीसरी व्याख्यान, जो तीसरा जो लेक्चर है वो किस पीरियड की अवधि में कौन सा व्याख्यान है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, जो आपका लेक्चर जो एफ के ठीक पहले क्या है व्याख्या ए और ठीक बाद में व्याख्यान सी हुआ। कथन 2 में बोलता है व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्या नहीं हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ना, जो दोनों स्टेटमेंट है ना वो प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यूपीएससी ने क्या किया इस बार, इस तरह से स्टेटमेंट डाला है। आपको क्वेश्चन तो दे दिया, आपने सॉल्व किया, तो आपको ये बताना है कि जो कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, मतलब जो व्याख्यान देने के लिए और जो व्याख्यान बी के बाद कोई व्याख्यान नहीं देता, तो इसका स्टेटमेंट सही है डी ऑप्शन। कथन 1 और जो कथन 2 जो दोनों ही प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या आपका कॉम्प्रेशन आ गया, आपका पैसेज आ गया। अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रखते हैं। ये क्या है आपका पैसेज में बोल रहा है, सामान्य तौर पर जो दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं वे अपने लिए सोचने काम समाचार पत्रों गपेड़ियों पड़ोसियों पर छोड़े रहते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है, हर किसी के पास किसी की भी चाहने पर देने के लिए जो उन्हें मानने को तैयार हो, राय का जखीरा तैयार रहता है। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकते। तो जिसका जो करेक्ट जो इम्प्लाइड आपको पैसेज उसका क्या है, तो जो सही आंसर है ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। और इसका जो दूसरा पूछता है, इस परिचित का जो मुख्य विचारधारा क्या है, जो मुख्य विचार क्या है, तो लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। अब याद देते हैं, सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। उसके बाद क्या है, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। तो इसका जो आपका कथन है क्या है,
परिपाटी मनुष्य के अधिकारों की स्रोत है। मनुष्य के अधिकारों केवल तभी प्रयोग किया जाता है जब एक सामाजिक व्यवस्था है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है। अब यहाँ पे फिर से परसेंट का एक क्वेश्चन मैथ्स है, मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है। तो दो उम्मीदवार हो गए, एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया। 80% लोगों ने क्या है आपका मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं हुआ। नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प नहीं था। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% मत एक्स को मिला और वह क्या आपका 1440 मतों जीत गया। मतदाता सूची मतदाता कुल जीतना है। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका क्या 15,000 आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेष पर मित्र। ऑब्वियसली जो क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1083 आपका आंसर आ जाएगा। और उसका नेक्स्ट देखते हैं आपका, मान लीजिए पी दो अंकों की एक संख्या और क्यू उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने की बनी संख्या है। तो यदि पी प्लस क्यू 2430 और पी और क्यू के बीच का अंतर क्या है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर डी 9 आ जाएगा ना। अब 77 देखते हैं, दो धनपूर्ण संख्या पी और के बीच में इस प्रकार से कि पी भाज्य हो गया, पी भाज्य और क्यू भाज्य संख्या के बीच में से कदम बीच गए। तो फर्स्ट है पी गुणा क्यू विषम संख्या हो सकती है, सेकंड है क्यू बटा पी अभाज्य संख्या हो सकती है, आपका पी प्लस क्यू अभाज्य संख्या हो सकती है। फिर कदम कौन से सही है, तो इसका जो डी ऑप्शन है 1 और 2, 3 बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कोई घड़ी है ना, जो स्टेटमेंट देखिए, अपराह्न 3:16 अपराह्न 3:07 बीच घड़ी घंटी सुई मिनट की सुई के बीच एक साथ मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है अपराह्न 4:58 और अपराह्न क्या है 4:59 के बीच घड़ी की मिनट सुई और सेकंड की सुई में एक साथ। ऑब्वियसली ये थोड़ा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, थोड़े से डिफिकल्ट, लेकिन मैंने जो आंसर निकाला 1 और 2, मतलब जो 1 और 2 बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स और वाई दो पात्र है 79। एक्स में 100 ml दूध है और वाई में 100 ml पानी है। एक्स में 20 ml दूध निकालकर वाई में डालता है। इन्हें अच्छी तरह मिलाकर वाई का 20 ml मिश्रण निकालकर आपस एक्स में मिलाता है। यदि एक्स में दूध का अनुपात m से निर्दिष्ट होता है और वाई में जल का अनुपात n से निर्दिष्ट होता है तो निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है आपका m बराबर n ना। अब 80 क्वेश्चन देखते हैं। कोई वृत्ताकार किसी गृहस्थी 5 विभिन्न मदों ए बी सी डी ई पर हुआ बताता है। यदि ए बी सी डी और ई क्रमशः 90 डिग्री 50 डिग्री 55 45 डिग्री 75 की संगत है तो मद ए पर व्यय का प्रतिशत कितना है, तो इसका सही आंसर है 2/50 मतलब 9। तो ये इसका आंसर हो गया ना। तो इस तरह से आज जो हमने सॉल्व किया हमारे क्या है आपका 5 जून यूपीएससी 2022 का सी सेट पेपर प्रश्न पत्र सेकंड को हमने सॉल्व किया ना। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने सॉल्व किया मैंने काफ़ी फास्ट किया, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके आपको बता नहीं सकता। जो करेक्ट आंसर है मैंने इसको आपको काफ़ी डिटेल से बताया, मतलब जो आंसर करेक्ट है मैंने उसको आपको सॉल्व करके बताया किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली क्या है, जो आप जो सी सेट का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना काफ़ी केयरफुल से जो आपका पैसेज है उसको केयरफुल पढ़ें और जिसमें जो आंसर है उसको क्या है एकदम ध्यान से पढ़ के उसका सही आंसर तक पहुंचे। जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने एक स्टेटमेंट को भी क्या है अलग कर दिया, मतलब 1 2 3 में से एक स्टेटमेंट को अलग कर दिया तो वो आंसर निकल के बाहर आता है। जैसे कि ना मैंने यहाँ पे जो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, सॉरी मैंने थर्ड को एलिमिनेट किया। भैया जब आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है तो क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके फेवर में होता है ना। तो इस तरह से मैंने तो टोटल पूरे हिंदी में आपको बता दिया, इंग्लिश में भी। तो जो हिंदी है जो इसका जो ट्रांसलेट है ना यूपीएससी काफ़ी अच्छे ढंग से नहीं करती। कई बार हमें जो हिंदी में जो वर्ड है वो हमें समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा, जिनके अगर इंग्लिश काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी मौजूद है को इंग्लिश पढ़े, और जिनको समझ में नहीं आती है इंग्लिश तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जो मुझे काफ़ी फास्ट लगता है पढ़ने में, तो मैंने क्या है जो दोनों चीज़ को पढ़ा, मैंने एक तरफ से हिंदी इंग्लिश को भी रखा है, दूसरी तरफ हिंदी को रखा, तो मैंने दोनों तरफ से इसको पढ़ा और मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि जो सीसी पेपर किस तरह से सॉल्व करें, सीसी पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी और उसे किस तरह से सॉल्व करके आंसर निकाले। ओके, तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, बाय बाय, सी यू।